नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों पर बहुत गहरा असर डाला है। विक्टर ई फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली किताब है ये। हमारे पास इस किताब का एक काफी अच्छा विस्तृत सारांश है और आज हम उसी के आधार पर बात करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद है फ्रैंकल के जो रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव थे उनको समझना, उनकी विकसित की हुई साइकोथेरेपी जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं उसे जानना। हाँ। और सबसे बढ़कर दुख और तकलीफ के बीच भी जीवन में अर्थ खोजने का जो उनका एक शक्तिशाली संदेश है उसे महसूस करना। बिल्कुल। किताब के दो मुख्य हिस्से हैं। पहले में उनके अनुभव हैं यातना शिविर के और दूसरे में उनका सिद्धांत। जी। तो चलिए इस सोच को जरा परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विक्टर फ्रैंकल आखिर थे कौन। हाँ बिल्कुल। वो वियना के एक जाने माने मनोचिकित्सक थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन जैसा आपने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक यहूदी होने के नाते उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजी यातना शिविरों में भेज दिया गया। हाँ, ऑशविट्स का नाम तो सबने सुना है। ऑशविट्स समेत कई शिविरों में उन्होंने सालों बिताए। उनके माता पिता, भाई, उनकी पत्नी, सबकी वहीं मृत्यु हो गई। ओह। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगोथेरेपी का जन्म किसी आरामदायक स्टडी रूम में नहीं हुआ। सही। बल्कि वो इंसानियत की सबसे भयानक, आप कह सकते हैं, प्रयोगशाला में हुआ। और उनका जो केंद्रीय विचार है वो इसी अनुभव की आग में तपा है। असल में क्या है वो केंद्रीय विचार? कि देखिए, हम बाहरी हालात को हमेशा काबू नहीं कर सकते, ये तो सच है। हाँ, ये तो है। लेकिन उन हालातों के प्रति हमारा नजरिया क्या होगा, हम क्या रवैया अपनाएंगे, ये चुनने की आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की जो सबसे गहरी प्रेरणा है वो न तो सिर्फ खुशी पाना है जैसे फ्रॉइड मानते थे, हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल, और न ही सिर्फ ताकत हासिल करना जैसे एडलर मानते थे, पावर। बल्कि उनके अनुसार सबसे गहरी प्रेरणा है अपने जीवन में एक अर्थ खोजना। अर्थ खोजना, इसी को वो अर्थ की इच्छा कहते हैं, विल टू मीनिंग। विल टू मीनिंग। अच्छा, तो किताब का पहला हिस्सा यातना शिविर के अनुभव, हाँ, वो पढ़ते हुए तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है उसे पढ़ना। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे शिविर में पहुंचते ही कैदियों की जो पुरानी दुनिया थी वो एक झटके में बिखर जाती थी। सब खत्म। वो अब डॉक्टर, वकील, कलाकार, पति पत्नी कुछ नहीं थे। बस एक नंबर, सिर्फ एक नंबर। ये पहचान का मिट जाना, ये अनिश्चितता कि अगले पल क्या होगा, वो ठंड, भूख, क्रूरता, ये पहला आघात था, शॉक जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। दिमागी तौर पे तोड़ना। हाँ, उन्हें लगातार ये महसूस कराया जाता था कि वो इंसान है ही नहीं, बस चीजें हैं। उनकी सारी निजी वस्तुएं छीन ली जाती थीं, उनके बाल काट दिए जाते थे, उन्हें एक जैसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए जाते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये सब उनकी व्यक्तिगत पहचान को मिटाने की कोशिश थी। उन्हें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बना देना जिसे नियंत्रित करना आसान हो। और इस शुरुआती सदमे के बाद, जैसा फ्रैंकल बताते हैं, ज्यादातर कैदी एक अजीब सी उदासीनता, एक सुन्नपन जिसे एपैथी कहते हैं, उसका शिकार हो जाते थे। हाँ, एपैथी। जैसे दर्द और अपमान सहने की क्षमता ही खत्म हो गई हो, अब कुछ महसूस ही ना होता हो। हाँ, दुनिया से एक तरह का अलगाव सा, बस किसी तरह जिंदा रहने की फिक्र, अगली रोटी का टुकड़ा मिल जाए, थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। हाँ, और सबसे क्रूर गार्ड्स की नजरों से बच जाए। सही। तो क्या ये एक तरह का बचाव का तरीका था, डिफेंस मैकेनिज्म? हाँ, एक हद तक तो ये बचाव तंत्र ही था। जाहिर है, जब आसपास इतनी भयानक चीजें हो रही हों तो भावनाओं को सुन कर लेना शायद तात्कालिक रूप से जिंदा रहने में मदद करता होगा। शायद। अगर हर मौत, हर पिटाई, हर अपमान को पूरी शिद्दत से महसूस किया जाता तो शायद मानसिक संतुलन बनाए रखना ही नामुमकिन हो जाता। हाँ, ये भी है। लेकिन फ्रैंकल ने यह भी देखा कि ये उदासीनता खतरनाक भी थी। अच्छा, कैसे? ये व्यक्ति को अंदर से एकदम खोखला कर सकती थी, उसकी जीने की इच्छा को ही मार सकती थी। समय की धारणा भी अजीब हो जाती थी, दिन तो जैसे अंतहीन लगते थे। घटती नहीं थे। हाँ, लेकिन हफ्ते और महीने पलक झपकते बीत जाते थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बदलाव के। यहीं पर फ्रैंकल का वो अवलोकन, वो ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके बारे में आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था,
चाहे वो किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की बहुत गहरी इच्छा हो जिसे वो बनाए रखना चाहते थे। हाँ, उन लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति उन लोगों से बेहतर थी जिन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बिल्कुल, जो पूरी तरह उदासीनता में डूब गए थे, उनसे बेहतर। हाँ। बिल्कुल सही। और यहीं पर फ्रैंकल वो दार्शनिक नीत्शे के उस प्रसिद्ध वाक्य को याद करते हैं, हाँ, कौन सा? जो उनके पूरे सिद्धांत का आप कह सकते हैं सार बन गया। He who has a why to live for can bear almost any how. अच्छा, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों है, हाँ, मतलब कोई मकसद है। वो लगभग हर कैसे को सह सकता है, मतलब हालात को सह सकता है। हाँ, बिल्कुल। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे भविष्य की एक तस्वीर, एक उम्मीद या जिम्मेदारी का एहसास लोगों को उन परिस्थितियों में भी टिके रहने की ताकत दे सकता था जहां शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा हो। कमाल है। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी, ये जीने के अर्थ की मतलब एक ठोस शक्ति थी। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि अर्थ या मतलब सिर्फ एक मानसिक तसल्ली नहीं है, बल्कि सचमुच जीवन बचाने वाली ताकत बन सकता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फ्रैंकल ने देखा कि सबसे ज्यादा टूटने वाले वो लोग थे जो ये मानने लगते थे कि जीवन से अब कुछ उम्मीद बची ही नहीं है, जबकि ज्यादा लचीले, रिजिलियंट वो थे जिन्होंने सवाल को पलट दिया। पलट दिया? कैसे? उन्होंने ये पूछा कि जीवन उनसे क्या उम्मीद कर रहा है। अच्छा, जीवन उनसे क्या उम्मीद कर रहा है? हाँ, क्या कोई काम है जो उन्हें पूरा करना है? क्या कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है? क्या इस पीड़ा का भी कोई अर्थ हो सकता है जिसे उन्हें खोजना है? ये तो सोच का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये एक बुनियादी बदलाव था। मतलब एक पैसिव विक्टिम, एक निष्क्रिय शिकार होने के बजाय अपनी स्थिति के प्रति एक सक्रिय रवैया अपनाना। और फिर आजादी का दिन आता है, लिबरेशन। हाँ, लेकिन जैसा फ्रैंकल लिखते हैं, ये कोई परिकथा का हैप्पी एंडिंग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई कैदियों के लिए शिविर के फाटक खुलने के बाद की दुनिया भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। सालों की यंत्रणा के बाद अचानक मिली आजादी भी भारी लग सकती थी। हाँ, अजीब लगता होगा। एक तरह का भटकाव सा महसूस होता था। सालों का जो दबा हुआ गुस्सा था, कड़वाहट थी, वो सब उभर कर आता था। और एक खालीपन। हाँ, कि अब क्या, इतने दुख सहने के बाद अब आगे क्या। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी जो शिविर में बहुत दृढ़ रहे थे, वो आजादी के बाद एकदम बिखर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया उनके बिना आगे बढ़ चुकी थी। उन्हें न केवल अपने खोए हुए प्रियजनों और संपत्ति का शोक मनाना था, हाँ, वो तो था ही, बल्कि उस आघात से भी उभरना था जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया था। उन्हें अपनी स्वतंत्रता का फिर से उपयोग करना सीखना था। सही। और ये भी समझना था कि उनके इस भयानक अनुभव का आखिर अर्थ क्या है। यहीं पर शायद पहले भाग का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। हाँ, जिसे फ्रैंकल मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम कहते हैं। बिल्कुल। कि चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, अपना आंतरिक रवैया चुनने की आजादी हमेशा इंसान के पास रहती है। हमेशा। ये कोई छीन नहीं सकता। और इसी से जुड़ा है जिम्मेदारी का विचार, है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कि सिर्फ आजादी ही नहीं, हाँ। बल्कि उस आजादी का सार्थक उपयोग करने की जिम्मेदारी भी हम पर है। सही। आपने कहा कि फ्रैंकल सवाल पूछते हैं, जीवन मुझसे क्या उम्मीद करता है, बजाय इसके कि मैं जीवन से क्या उम्मीद करूं। हाँ, ये सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन ये सोच का पूरा नजरिया पलट देता है। हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव है। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जीवन को हमें खुशी देनी चाहिए, सफलता देनी चाहिए, आराम देना चाहिए। लिविंग भी सभी। हाँ, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन यही रहती है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें सवाल को उलटना चाहिए। हर पल, हर स्थिति जीवन हमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ मांग रहा है। अच्छा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मांग का जवाब दें, उस पल में छिपे अर्थ को खोजें और उसके अनुसार काम करें। मतलब एक्शन लें। हाँ, ये जिम्मेदारी हमें निष्क्रिय, पीड़ित होने से बचाती है और हमें अपने जीवन का सक्रिय निर्माता बनाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो शिविर के अनुभवों की इस मजबूत नींव पर फ्रैंकल अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लोगोथेरेपी की इमारत खड़ी करते हैं। हाँ, यहीं से लोगोथेरेपी निकलती है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लोगोथेरेपी यानी अर्थ के माध्यम से चिकित्सा। ये कैसे काम करती है? क्या है ये? देखिए, लोगोथेरेपी के कुछ मुख्य आधार हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, इसका जो केंद्रीय तत्व है वो है अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। हाँ। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की जो बुनियादी जरूरत है वो है अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक अर्थ खोजना। और ये अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है, यूनिक होता है।
और जीवन के अलग अलग पड़ावों पर बदल भी सकता है। अच्छा, मतलब कोई एक फिक्स्ड अर्थ नहीं है सबके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक सही अर्थ नहीं है जो सबके लिए हो। हर व्यक्ति को अपना अनूठा अर्थ खुद खोजना पड़ता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फ्रैंकल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जीवन में अर्थ खोजने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमेशा। हमेशा, दुख में भी। हाँ, यहाँ तक कि दुख और पीड़ा के क्षणों में भी। उनका कहना था कि अगर दुख अनिवार्य है, मतलब अगर उसे टाला नहीं जा सकता, हाँ, जैसे कोई बीमारी या नुकसान, हाँ, तो उसमें भी अर्थ खोजा जा सकता है। जिस तरह से हम दुख का सामना करते हैं, जो रवैया हम अपनाते हैं, वो हमें अर्थ दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख अच्छा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दुख अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि दुख में भी अर्थपूर्ण जीवन संभव है, ये मुमकिन है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो फ्रैंकल अर्थ खोजने के कौन से रास्ते बताते हैं? मुझे याद है सारांश में 3 मुख्य तरीकों का जिक्र था। हाँ, फ्रैंकल मुख्य रूप से 3 रास्ते सुझाते हैं जिनसे हम अर्थ पा सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है काम करके या कोई सृजन करके, मतलब बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। अच्छा, मतलब कुछ बनाना या करना? हाँ, इसका मतलब है दुनिया को कुछ देना, कोई योगदान करना। ये आपका पेशा हो सकता है, कोई आर्तात्मक रचना हो सकती है, समाज सेवा हो सकती है, कुछ भी जिसमें आप अपनी ऊर्जा और प्रतिभा लगाते हैं और जिसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलता है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। अनुभव करना या प्रेम करना। हाँ। इसका मतलब है दुनिया से कुछ लेना, जैसे प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना, कला का आनंद लेना, या सबसे महत्वपूर्ण, किसी दूसरे इंसान से गहरे स्तर पर जुड़ना, प्रेम करना, किसी रिश्ते को निभाना। रिश्तों का महत्व। हाँ, फ्रैंकल कहते हैं कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व के गहरे सार को समझने की क्षमता देता है। हाँ, और तीसरा रास्ता, ये शायद सबसे अलग है। हाँ, तीसरा है अपरिहार्य दुख के प्रति अपना रवैया चुनकर। By the attitude we take toward unavoidable suffering. वो दुख जिसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये शायद सबसे अनूठा और फ्रैंकल के अपने अनुभवों से सीधा जुड़ा हुआ रास्ता है। बिल्कुल। जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कोई गंभीर बीमारी, किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई ऐसी सीमा जो हम पर थोप दी गई हो, तब भी हमारे पास ये चुनने की आज़ादी होती है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। अपना रवैया चुनने की आज़ादी। हाँ, क्या हम हिम्मत से, गरिमा से, निस्वार्थता से उसका सामना करेंगे? क्या हम इस अनुभव को खुद को बदलने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखेंगे? फ्रैंकल के अनुसार इसी रवैये में गहरा अर्थ छुपा हो सकता है। ये तीनों रास्ते बहुत व्यवहारिक लगते हैं। मतलब पहला काम से जुड़ा है, दूसरा रिश्तों और अनुभवों से, और तीसरा हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और चुनाव से। हाँ, बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ एक और विचार है जिसके बारे में आपने शायद पहले भी जिक्र किया था, अस्तित्वगत शून्यता, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। हाँ, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। फ्रैंकल ने इसके बारे में क्या कहा है? ये आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक लगता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अस्तित्वगत शून्यता फ्रैंकल के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उस भीतरी खालीपन, ऊब यानी बोर्डम और उद्देश्यहीनता की भावना को कहते हैं। मतलब लाइफ में कोई मीनिंग ना लगना। हाँ, बिल्कुल। जब व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्पष्ट अर्थ या मकसद महसूस नहीं होता। और फ्रैंकल का मानना था कि आधुनिक समाजों में ये स्थिति बढ़ती जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों लगता था उन्हें? क्योंकि जो पारंपरिक मूल्य और संस्थाएं थी, जैसे धर्म, समुदाय, जो पहले लोगों को एक तरह से तैयारशुदा अर्थ दे देती थीं। हाँ, पहले सब कुछ तय होता था ज्यादातर। उनका प्रभाव अब कमजोर हुआ है। साथ ही बढ़ती समृद्धि और खाली समय ने भी कई लोगों को इस सवाल से रूबरू कराया है कि आखिर इस सबका मतलब क्या है। बात तो सही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शून्यता खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? कैसे? लोग इस खालीपन को भरने के लिए अक्सर अस्थायी चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा काम करना, नशे में डूब जाना, जुनून की हद तक मनोरंजन करना। हाँ, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागना। या सत्ता और पैसे के पीछे भागना। फ्रैंकल मानते थे कि कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एडिक्शन, आक्रामकता, वो इसी भीतरी खालीपन की उपज हो सकती हैं। अच्छा।
तो लोगोथेरेपी का एक लक्ष्य व्यक्ति को शून्यता का सामना करने और अपने लिए एक प्रामाणिक सच्चा अर्थ खोजने में मदद करना है। और वो एक अजीब सी लगने वाली तकनीक, विरोधाभासी इरादा, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। हाँ, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये कैसे काम करती है? ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है। हाँ, ये लोगोथेरेपी की एक अनोखी तकनीक है और वाकई थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर उन डरों या लक्षणों के इलाज में किया जाता है जो प्रत्याशित चिंता से बढ़ते हैं। प्रत्याशित चिंता मतलब? एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी किसी चीज के होने के डर से ही वो चीज सच में होने लगती है। अच्छा, जैसे? जैसे किसी को डर है कि वो मंच पर बोलते हुए घबरा जाएगा और उसे पसीना आएगा। हाँ। और इसी डर के कारण उसे सच में पसीना आने लगता है। वो डर ही उसे सच कर देता है। समझ गया। तो इसमें क्या करते हैं? विरोधाभासी इरादे में थेरेपिस्ट व्यक्ति को सलाह देता है कि वो जानबूझकर उसी चीज की इच्छा करे या उसे करने की कोशिश करे जिससे वो डरता है। क्या मतलब? डर का सामना करे? हाँ, लेकिन उसे मजाकिया ढंग से बढ़ा चढ़ा कर करे। मजाकिया ढंग से? हाँ, उदाहरण के लिए मंच पर पसीना आने से डरने वाले व्यक्ति से कहा जा सकता है कि वो सोचे, आज मैं इतना पसीना बहाऊंगा कि रिकॉर्ड बन जाए, देखता हूं कितना पसीना आ सकता है। हाँ, ये तो अजीब है। हाँ, अजीब है। लेकिन फ्रैंकल ने पाया कि जब व्यक्ति डर का सामना इस मजाकिया और अतिरंजित तरीके से करता है तो डर की गंभीरता कम हो जाती है और वो चिंता का दुष्चक्र टूट जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने डर के प्रति अपना रवैया बदलकर उस पर काबू पा सकते हैं। वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तरीका है। डर से लड़ने के बजाय उसका मजाक उड़ाना या उसे गले लगाना। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और विचार था दुखद आशावाद, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। ये क्या है? दुखद आशावाद का विचार फ्रैंकल ने बाद में विकसित किया। ये जीवन की जो अनिवार्य रूप से दुखद कही जाने वाली त्रिमूर्ति है, ट्रेजिक ट्रायड। ट्रेजिक ट्रायड कौन सी? यानी दर्द, पेन, अपराध बोध, गिल्ट और मृत्यु, डेथ। दर्द, अपराध बोध और मृत्यु। हाँ, ये तो जीवन की सच्चाइयां हैं। हाँ, तो इन सच्चाइयों के बावजूद आशावादी बने रहने की जो मानवीय क्षमता है, ये उसको दर्शाता है। लेकिन ये कोई भोला भाला आशावाद तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई सतही आशावाद नहीं है जो जीवन की कठिनाइयों को नकारता है, बल्कि ये एक गहरा परिपक्व आशावाद है जो इन सच्चाइयों को स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी जीवन को हाँ कहने, उसमें अर्थ खोजने और मानवीय क्षमता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने का साहस रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, हाँ, जीवन में दर्द है, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं, उसमें हम अर्थ खोज सकते हैं। हाँ, हमने गलतियां की होंगी जिससे अपराध बोध होता है, लेकिन हम उनसे सीख कर बदल सकते हैं। हाँ, मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये जीवन को निरर्थक नहीं बनाती, बल्कि हमें हर पल को जिम्मेदारी से जीने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। ये दुख के बावजूद या शायद दुख के कारण ही जीवन के प्रति एक सकारात्मक पुष्टि है, एक यस है लाइफ को। तो अगर हम इन सभी विचारों को समेटें तो स्रोत से जो मुख्य विषय उभरते हैं वो हैं स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का गहरा रिश्ता। हाँ, अर्थ की तलाश बनाम निरर्थकता का खालीपन। बिल्कुल। आत्मोत्थान यानी खुद से ऊपर उठकर किसी मकसद या व्यक्ति पर ध्यान देना। ट्रांसेंडेंस। हाँ, दुख की भूमिका को समझना और बाहरी परिस्थितियों पर हमारे आंतरिक दृष्टिकोण का निर्णायक महत्व। बिल्कुल। और इसके जो निहितार्थ है वो बहुत गहरे और व्यवहारिक है। जैसे? पहला, ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों के, अपनी आनुवंशिकी के या अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हमेशा चुनने की, अपना रुख तय करने की आज़ादी है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है शायद। दूसरा, ये जीवन को एक उपहार के साथ साथ एक जिम्मेदारी के रूप में भी देखता है। जीवन हमसे कुछ अपेक्षा रखता है और हमारा काम है उस अपेक्षा को पूरा करना। तीसरा, ये हमें सिखाता है कि अर्थ किसी बहुत भव्य भविष्य की उपलब्धि में ही नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों, रिश्तों और हमारी प्रतिक्रियाओं में भी पाया जा सकता है। वर्तमान क्षण ही है जहाँ जीवन घटित होता है और जहाँ अर्थ खोजा जा सकता है, अभी इसी पल में। हाँ, और जैसा हमने दुखद आशावाद में देखा, जब दुख को अर्थपूर्ण नजरिए से देखा जाता है तो वो हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें बदल सकता है, हमें मजबूत बना सकता है। मतलब दुख भी परिवर्तनकारी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। फ्रैंकल ये नहीं कह रहे कि हमें दुख ढूंढना चाहिए,
लेकिन जब जीवन में दुख आए, जो कि अवश्यंभावी है, आएगा ही, हाँ, तो हमारी प्रतिक्रिया उसमें सार्थकता भर सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने जीवन की अनिवार्य मुश्किलों का सामना आखिर करते कैसे हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ झेलते हैं या उनमें विकास और अर्थ का अवसर देखते हैं? सोचने वाली बात है। इस किताब में ऐसे कई वाक्य हैं जो दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। हाँ, बहुत शक्तिशाली कोट्स हैं। एक जो अक्सर याद किया जाता है, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। हाँ, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की, अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता क्या है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं रह जाते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। हाँ, ये हमें बाहरी परिस्थितियों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए। निश्चित रूप से ये उदाहरण फ्रैंकल के दर्शन का एकदम निचोड़ है। अब अगर हम इस काम की शक्तियों और कुछ संभावित आलोचनाओं पर निष्पक्ष रूप से नजर डालें, हाँ, वो भी जरूरी है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत तो निस्संदेह फ्रैंकल का अपना अनुभव है। हाँ, वो तो है ही। ये चरम दुख और अमानवीयता का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, और ये दिखाता है कि कैसे अर्थ की तलाश ने उन्हें और दूसरों को जीवित रहने में मदद की। यह मनोविज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता को एक बहुत ही मानवीय और प्रेरक तरीके से जोड़ता है। ये उन लोगों के लिए आशा और व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है जो जीवन में खोया हुआ, खाली या दर्द महसूस कर रहे हैं। सही। दूसरी ओर कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि फ्रैंकल शायद बाहरी परिस्थितियों की भयावहता को थोड़ा कम आंकते हैं। अच्छा। और आंतरिक रवैये पर जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा लग सकता है कि मानो सिर्फ सही नजरिया रखने से ही कोई बच सकता था, जो शायद स्थिति की जटिलता को थोड़ा सरल बना देता है। हाँ, ये मुमकिन है। कुछ पाठकों का उनका आशावाद, खासकर दुखद आशावाद, थोड़ा आदर्शवादी या शायद यथार्थ से परे लग सकता है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से एक संस्मरण और दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, न कि कोई कठोर वैज्ञानिक शोध। मतलब एविडेंस बेस्ड नहीं है उस तरह से। हाँ, तो जो लोग ठोस अनुभव, व्यंजन, डेटा या सांख्यिकीय प्रमाण चाहते हैं, उन्हें ये शायद अपर्याप्त लगे। और किताब का जो लोगोथेरेपी वाला हिस्सा है वो तुलनात्मक रूप से काफी संक्षिप्त है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। तो सिद्धांत को पूरी तरह समझने के लिए शायद और गहराई की जरूरत महसूस हो सकती है। ये संतुलन देखना जरूरी है, बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? ये गहरे और कभी-कभी भारी लगने वाले विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं? स्रोत में इस पर भी सोचा गया ना कि मुंबई या भारत जैसे अलग सांस्कृतिक संदर्भ में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये विचार कैसे मायने रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी सवाल है। ये विचार सिर्फ उन चरम परिस्थितियों के लिए नहीं है, ये हमारी सामान्य जिंदगी की चुनौतियों और चुनाव के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रैंकल के वो 3 रास्ते हमें दिशा दे सकते हैं। पहला, काम। क्या हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो या स्वयं सेवा, उसमें हमें कोई सार्थकता महसूस होती है? क्या हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? क्या हम कोई सकारात्मक योगदान कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। हाँ, ये सवाल हमें अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर अर्थ का स्रोत बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रास्ता? अनुभव और प्रेम। हाँ, क्या हम अपने रिश्तों को गहराई दे रहे हैं? क्या हम अपने प्रियजनों के लिए समय निकाल रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम दुनिया की सुंदरता, प्रकृति, कला, संगीत का अनुभव करने के लिए रुकते हैं? आजकल की भागदौड़ में ये मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये चीजें हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं और हमें उस खालीपन से बचाती हैं जिसकी बात हमने की थी। सही। और तीसरा, दुख के प्रति रवैया। हाँ, जीवन में निराशाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, बीमारियां, नुकसान, ये सब होता ही है। बिल्कुल। हम ट्रैफिक जैम में फंसने जैसी छोटी झुंझलाहट से लेकर किसी बड़ी त्रासदी तक हर रोज इनका सामना करते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये क्यों हुआ, बल्कि ये है कि अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, या मैं इस स्थिति में सार्थक तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। क्या मैं धैर्य रख सकता हूँ? क्या मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ? क्या मैं इस अनुभव से कुछ सीख सकता हूँ? ये चुनाव हमारे हाथ में है। तो ये सिर्फ बड़ी त्रासदियों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों में भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल, हर पल में। फ्रैंकल के वो सवाल शायद हमें रोज खुद से पूछने चाहिए। आज मेरा काम क्या है? जीवन अब मुझसे क्या उम्मीद करता है?
मैं सार्थक तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। हाँ, ये एक तरह से हमारे लिए नैतिक और मनोवैज्ञानिक दिशा सूचक बन सकते हैं रोज के लिए। हाँ बिल्कुल। ये सवाल हमें अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं और हमें निष्क्रियता से बाहर निकालते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर पल में अर्थ खोजने और बनाने की संभावना छिपी हुई है। तो संक्षेप में कहें तो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि जीवन अपनी तमाम तकलीफों और चुनौतियों के बावजूद हमेशा अर्थपूर्ण हो सकता है। हमेशा। हम इंसान मूल रूप से इसी अर्थ की तलाश से प्रेरित होते हैं। ये अर्थ हमें बना बनाया नहीं मिलता, नहीं, बल्कि हमें इसे हर पल अपने चुनावों, कामों और रिश्तों के जरिए खोजना और गढ़ना होता है। हाँ, उसे बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों, अपना आंतरिक रवैया चुनने की आज़ादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, ये अंतिम स्वतंत्रता है। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत सामग्री से ही उपजा है और जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ जरूर। फ्रैंकल ने अस्तित्वगत शून्यता की बात की, जो उनके अनुसार आधुनिक समाज में काफी फैली हुई है। वो खालीपन। हाँ, तो इस भीतरी खालीपन का मुकाबला करने के लिए कोई व्यक्ति फ्रैंकल द्वारा बताए गए अर्थ के उन 3 मुख्य मार्गों, काम यानी सृजन, प्रेम यानी अनुभव या रिश्ते, और दुख के प्रति रवैया के साथ सक्रिय रूप से और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जुड़ सकता है। अच्छा सवाल है। हम इस खालीपन को भरने के लिए इन रास्तों का व्यवहारिक उपयोग कैसे कर सकते हैं? वाकई एक गहरा सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम विक्टर फ्रैंकल की इस असाधारण किताब पर अपनी आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं।